इस बीच आपको बता दें कि जींद उपचुनाव के लिए इनेलो कल उम्मीदवार का ऐलान करेगी। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से ही टिकट देने की बात अभय चौटाला ने कही है। कृष्ण मिड्ढा को बीजेपी का टिकट देने पर अभय चौटाला ने कहा कि हरिचंद मिड्ढा की अपनी छवि थी और कृष्ण मिड्ढा उनके जैसे नहीं है। अभय चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि कृष्ण मिड्ढा के इनेलो छोड़ने पर लोगों ने उनका साथ भी छोड़ दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला का यह बयान सामने आया है। जींद उपचुनाव को लेकर इनेलो कल उम्मीदवार की घोषणा करेगी। इसी बीच हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जींद उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस की बैठक कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। इनेलो और जेजेपी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं उन पर एक नजर डालना चाहेंगे। जेजेपी की तरफ से खबर यह मिल रही है कि दिग्विजय चौटाला का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। बिल्कुल शारदा, जींद उपचुनाव अब बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव बन चुका है। जिस तरह से बीजेपी ने जो दाव खेला है वो कृष्ण मिड्ढा के ऊपर खेला है और कृष्ण मिड्ढा इनेलो से आए हैं। 2 महीने पहले ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और अब वो कृष्ण मिड्ढा के ऊपर ही दाव खेला। और जब ज्वाइन किया था तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जींद उपचुनाव अगर होता है तो उसके अंदर वो उम्मीदवार होंगे और उन्हीं कयासों को मूर्त रूप बीजेपी ने दिया है। लेकिन जेजेपी अब बड़ा एक दाव खेल रही है और दिग्विजय चौटाला को वो उम्मीदवार बना रही है। तो दिग्विजय चौटाला जब उम्मीदवार होंगे तो चुनाव अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चुनाव ये होने वाला है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक तय नहीं कर पा रही है अभी तक कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। सुबह भी 9:30 बजे बैठक हुई थी, बड़ी लंबी बैठक चली और बैठक के अंदर सभी नेता मौजूद थे। उसके बावजूद भी तय नहीं कर पाए कि कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन अब वहां से भी एक खबर आ रही है कि मांगेराम गुप्ता को दिल्ली बुलाया गया है। मांगेराम गुप्ता उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस की ओर से। तो कहीं ना कहीं जो जयप्रकाश हैं, विधायक कलायत से हैं, उनके बेटे का नाम आ रहा है कि विकास जो उनके बेटे हैं वो भी एक एमएलए के वहां जो प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन 2 ही नामों के अब फेर के अंदर कांग्रेस उलझी हुई है। वहीं अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो अभी तक तय नहीं कर पाई है। इनेलो के नेता प्रतिपक्ष हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा था कि 9 तारीख को वो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन अभी तक वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसको अपना उम्मीदवार बनाए। जो एक रेड्डू हैं उनके नाम के, बलजीत रेड्डू के नाम के ऊपर वो मोहर लगा सकते हैं, या फिर एक और भी कयास लगाया जा रहा है कि जो पहले इनेलो में थे सुरेंद्र बरवाला, फिर बीजेपी में आ गए थे, 2014 में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा था और अब बीजेपी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया है, तो इनेलो सुरेंद्र बरवाला के ऊपर भी दाव खेल सकती है। तो कहीं ना कहीं एक जो पूरा फंसा हुआ है पेच, और वो कल तक तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि कल आखिरी दिन है। कल जो नामांकन का आखिरी दिन है और कल जब नामांकन भरते हुए सभी पार्टी के उम्मीदवार नजर आएंगे उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि अब कौन सी पार्टी का उम्मीदवार मैदान के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर दिग्विजय चौटाला खुद मैदान के अंदर, क्योंकि दिग्विजय चौटाला की भी बात आई थी कि 3-4 दिन से वो खुद के ही नेताओं से नाराज चल रहे हैं, वो चाहे पिता अजय सिंह चौटाला हो, भाई दुष्यंत चौटाला हो, उनसे नाराजगी चल रही है उनकी कि वो चाह रहे थे कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन पार्टी नहीं चाह रही थी कि दिग्विजय चौटाला को उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये उनकी जो रणनीति थी, जो एक दबाव की रणनीति थी, वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है और दिग्विजय चौटाला अब उम्मीदवार होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जेजेपी की ओर से वही उम्मीदवार होने वाले हैं। औपचारिक घोषणा कुछ ही देर के अंदर हो जाएगी। तो अब अगर कांग्रेस की तरफ से मांगेराम गुप्ता आते हैं, जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला होते हैं, कृष्ण मिड्ढा बीजेपी की तरफ से ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग चुनाव जरूर देखने को मिलेगा। जी शारदा। अंकित, कई पॉइंट्स हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। जैसे कि पार्टी के फैसले की और उम्मीदवार के चयन की बात करें तो कांग्रेस में भी एक वही कश्मकश नजर आ रही है कि गुटबाजी है और अलग अलग गुट अलग अलग उम्मीदवार चाहते हैं। वही बात जैसा कि आपने जेजेपी को लेकर बताई कि पार्टी कुछ और चाह रही थी, लेकिन अगर दिग्विजय ने इस तरह का दबाव बनाया है वो एक अलग रणनीति है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनेलो की सीट ये मानी जाती है, इनेलो के जो उम्मीदवार थे वो बीजेपी में जा चुके हैं, बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। अब ऐसे में इनेलो के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जो लगातार दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को लेकर ये कह सकते हैं कि अपनी टिप्पणी जरूर दे रहे हैं, लेकिन खुद अभी तक अपने उम्मीदवार को लेकर ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि किस पर जीत उनकी सुनिश्चित होगी।
शारदा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि 2019 का चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है, विधानसभा चुनाव, और 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर हर एक दल ये दावा कर रहा है कि उसका बहुमत आएगा और वो सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए जींद उपचुनाव की, तो जींद उपचुनाव के लिए किसी के पास भी कैंडिडेट नहीं है। आप बात कीजिए बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी इनेलो की तरफ से कृष्ण मिड्डा आए, वो बीजेपी। अंकित आपके पास लौट रहे हैं, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। अंकित आपके पास कुछ ही देर में लौट रहे हैं। जींद उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, ये मांगेराम गुप्ता का बड़ा बयान आया है। न चुनाव लड़ूंगा न प्रचार करूंगा, ये मांगेराम गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, मैं दिल्ली क्यों जाऊं, खासतौर पर ये मांगेराम गुप्ता ने कहा। मांगेराम गुप्ता जींद में अपने घर पर ही मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी को लेकर खबर मिल रही थी और अब जैसा कि ये खबरें आ रही थी कि मांगेराम गुप्ता को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में उनके टिकट को लेकर फैसला शायद कांग्रेस की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच मांगेराम गुप्ता ने सभी सवालों का जवाब देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले, ना चुनाव लड़ेंगे, ना प्रचार करेंगे, ना उन्हें दिल्ली जाने की कोई जरूरत है, उन्हें कोई टिकट नहीं चाहिए। मांगेराम गुप्ता ने कहा कि वो जींद में अपने घर पर मौजूद है और उन्हें दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार लाइव बने हुए हैं। अंकित, ये एक बड़ी खबर है, मांगेराम गुप्ता जिस पर कई दल कह सकते हैं उनकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन उनकी तरफ से इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं? बिल्कुल, मांगेराम गुप्ता एक क्योंकि बड़े नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, और जींद की अगर बात की जाए तो 4 बार विधायक रहे हैं, 8 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, 4 बार वो विधायक रहे हैं। तो मांगेराम गुप्ता एक वरिष्ठ नेता हैं और जेजेपी ने जैसे पहले उनके ऊपर डोरे डाले, फिर बीजेपी ने डोरे डाले। बात की जाए इनेलो की तो अभय सिंह चौटाला खुद उनके घर गए। तो कहीं ना कहीं मांगेराम गुप्ता को एक विनिंग कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा था कि अगर मांगेराम गुप्ता खुद चुनाव लड़ते हैं तो वो वहां से विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन मांगेराम गुप्ता भी कह सकते हैं कि पुत्र मोह के अंदर फंसे रहे और उनका कहना था कि वो महावीर गुप्ता जो कि उनके बेटे हैं उनको टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन कोई भी पार्टी उनके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी। तो अब लगता है कि महावीर गुप्ता जो है वो उनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मांगेराम गुप्ता का जिस तरह से अभी हमने बयान दिखाया है कि उन्होंने दिल्ली जाने से साफ मना कर दिया है और कह रहे हैं कि मैं ना तो चुनाव लड़ूंगा और ना ही किसी के लिए प्रचार करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये खींच हो सकती है कि मांगेराम गुप्ता की वो निकल के सामने आई हो। अंकित, एक बार अपने दर्शकों को भी हम सुना देते हैं, क्या बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा गया है इस मुद्दे को लेकर? कहाँ क्या बात चल रही है? मेरे पास मैसेज भी आए हैं, भाई दिल्ली आ जाओ, 1-2 पार्टियों से। मैंने कहा मैं दिल्ली कब तक गया ही नहीं, अब क्या जाऊंगा, लास्ट दिन पे मैं दिल्ली क्यों जाऊं? मैं पहले जाता, टिकट लेनी होती मैं दिल्ली पहुंच जाता। जब मैंने इलेक्शन लड़ना नहीं, ना टिकट लेनी, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा? मेरे यहाँ आओ, मेरे मुताबिक मेरे को जचेगी तो मैं अपनी बात कर लूंगा, नहीं मुझे कोई जरूरत। मांगेराम गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि उन्हें दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, उन्हें टिकट भी नहीं चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना नहीं है, इसीलिए उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अंकित, एक बार फिर आपके पास लौट रहे हैं। शायद कुछ पार्टियों के लिए ये झटका कह सकते हैं, जो पार्टी एक तरीके से इस बात को सुनिश्चित करके बैठी थी कि मांगेराम गुप्ता के सहारे उन्हें जींद उपचुनाव में जीत मिलेगी और यही जीत आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उनके लिए दरवाजे खोलने वाली थी। बिल्कुल शारदा, क्योंकि मांगेराम गुप्ता जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक वरिष्ठ नेता रहे हैं और 4 बार विधायक भी रहे हैं, 8 चुनाव उन्होंने लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को लग रहा था, क्योंकि एक जातिगत आधार भी उस सीट के ऊपर देखा जा रहा है। वहां से या तो बनिया विधायक बना है, या बनिया जाति से, या फिर पंजाबी जाति से विधायक बना है। हरिचंद मिड्डा की बात करें तो 2 बार वो वहां से विधायक रहे, 1 बार हालांकि जाट जाति से भी विधायक बने हैं, जो परमिंदर डुल हैं उनके पिता वहां से विधायक बने थे। लेकिन मोस्टली जो बनिया या पंजाबी सीट रही है, तो कहीं ना कहीं जातिगत आधार को भी वहां महत्व दिया जा रहा है। वो पार्टियों की तरफ से, हर एक पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन जेजेपी की बात करें तो वो बड़ा दाव खेल रही है। अगर दिग्विजय चौटाला को वो मैदान के अंदर उतार रहे हैं तो बड़ा दाव खेल रही है, क्योंकि जेजेपी पार्टी अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है और उसके मुख्य नेता के तौर पर अगर देखें तो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ही मुख्य नेता के रूप में माने जाते हैं। लेकिन अगर दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत होती है तो भी सेहरा उन्हीं के सर बंधेगा, और अगर हार होती है तो उनके लिए एक बड़ा ही बैकड्रॉ होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव खेला है। वहीं इनेलो की बात करें तो इनेलो के पास ऐसे तमाम ये कह सकते हैं संकेत इस चुनाव के और इस चुनाव के नतीजे को कह सकते हैं। अंकित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाकई एक दिलचस्प ये कह सकते हैं चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का कि तमाम पार्टियां जो भी इंतजार में है दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा की, उनके लिए कल का दिन है और कल किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टियों की तरफ से होता है ये